अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ईके रिएक्शन चैनल के अंदर आपको एक दफ़ा खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले अब छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ गाइस, मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए गाइस। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूँ गाइस, बड़े कमाल की वीडियो होने वाली है। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूँ, मेरे एक और यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, उस चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस वीडियो का टाइटल सुने गाइस, पावरफुल वुमेन एम्परर हिस्ट्री इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल वुमेन एम्पायर, उसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम जानने वाले हैं गाइस। देर न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो ज़रा लंबी है, आराम से रिलैक्स होके देखें गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। 1 2 3 गो। आपने रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी चिन्नम्मा तक की कई गर्व भरी कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। नहीं, मैंने अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इनके अलावा और भी ऐसी ही कई वीरांगनाएं हमें देखने को मिल जाएंगी, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए अपने साम्राज्य और अपने लोगों की जान पर खेलकर रक्षा की। लेकिन इनकी गौरव भरी गाथाएं हमारे सामने उतनी ज्यादा सामने नहीं आई जितनी और महिलाओं की आई। सही। भारत में अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक वीरांगनाओं की कहानियां भरी पड़ी हैं। इन भारतीय महिलाओं ने जहां हिंदू धर्म को प्रभावित किया, वहीं इन्होंने संस्कृति, समाज और सभ्यता को नया मोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस से पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चली है। सही कह रहे हैं। भारतीय इतिहास में ऐसी कई योद्धा रही है जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वीरांगनाओं की गाथाएं बताने वाला हूं, जिन्होंने अपनी जिद्द और जज्बे से बड़े बड़े महारथियों को लोहे के चने चबवा दिए थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानियां। नंबर 1, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त को भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इनका विवाह 380 ईस्वी में वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय शैव मत को मानने वाला था, जबकि प्रभावती वैष्णव मत को मानने वाली थी। हालांकि विवाह के बाद रुद्रसेन ने भी वैष्णव मत अपना लिया था। इनके 2 पुत्र हुए, दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन। लेकिन अल्प समय के बाद ही 390 ईस्वी में इनके सिर से पिता का साया उठ गया। रुद्रसेन की मौत के बाद प्रभावती गुप्त ने 20 वर्षों तक शासन किया और अपने बेटों को सत्ता संभालने तक अपने राज्य की रक्षा की। उस समय किसी महिला का शासक होना अकल्पनीय लगता था। प्रभाविता के शासन काल में ही इनके बड़े बेटे दिवाकर सेन की मौत हो गई थी। तब इनका छोटा बेटा दामोदर सेन 410 ईस्वी में परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रभावती गुप्ता परवरसेन द्वितीय के शासन काल में लगभग 25 वर्षों तक जीवित रही तथा उसकी मौत 75 वर्ष में हुई। इतिहासकारों के अनुसार शासिका के रूप में उनके शासन में मुहरें भी जारी की गई थी और अन्य ऐसे कई काम किए गए थे, जिससे महिला शासक के रूप में उनका ओहदा और ज्यादा बढ़ गया था। नंबर 2, रानी ताराबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी रानी ताराबाई। इनका पूरा नाम ताराबाई भोंसले था। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में सतारा यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम से कर दिया गया। ताराबाई व राजाराम भोसले के पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय था। राजाराम की मौत के बाद इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। इसके पति राजाराम की मौत की खबर सुनकर मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से खुश हो गया और फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ी। हालांकि 1706 में मुगल सेना ने ताराबाई को पकड़ लिया, परंतु वह 4 दिनों के अंदर ही अंदर वहां से निकलकर वापस महाराष्ट्र आ गई। औरंगजेब के लिए ये कसक हमेशा रही कि वह अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया
और 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। रानी ने 7 सालों तक अकेले दम पर मुगलों से टक्कर ली। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने अपने जेल से शिवाजी के पोते राजकुमार साहू को रिहा कर दिया, लेकिन साहू के आने पर कई मराठा कमांडरों ने ताराबाई का साथ छोड़कर साहू के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि साहू संभाजी के पुत्र होने के नाते एक योग्य शासक थे, तो ताराबाई ने भी अपनी इच्छा के विरुद्ध साहू को मराठाओं के योग्य राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे साहू जी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। ताराबाई अपने पोते रामराज को साहू के पास लेकर गई, क्योंकि साहू का कोई पुत्र नहीं था। साहू ने 1749 में मरने से पहले राम राजा को अपना उत्तराधिकारी अपनाया। रानी ताराबाई ने कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह से हराया था, और ताराबाई ने भी मराठा सेना के खत्म होने के कुछ महीनों बाद ही 1761 में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और मजबूती के साथ पश्चिमी दक्कन, सतारा और कोल्हापुर राज्य का इतिहास ही बदल डाला। सही। नंबर 3, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। चेन्नम्मा का जन्म भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के छोटे से गांव ककाती में 23 अक्टूबर 1778 ईस्वी को हुआ। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में विशेष प्रकार की रुचि थी। रानी चेन्नम्मा की शादी बेलगाम में कित्तूर राजघराने में राजा मल्ला सारजा से हुई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। चेन्नम्मा का जीवन बेहद ही खुशहाल था, लेकिन चेन्नम्मा के जीवन में प्रकृति ने कई बार क्रूर मजाक किया। पहले उनके पति का निधन हो गया, और उसके कुछ साल बाद ही इकलौते पुत्र का भी 1824 में निधन हो गया। चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 1824 में अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन दोस्तों, उस समय अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था, जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐसा हुआ था। इसलिए अंग्रेजों ने रानी के इस कदम का विरोध किया और शिवलिंगप्पा को पद से हटाने का आदेश दिया। लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। तब अंग्रेजों ने 1824 में 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों की विशाल सेना के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। इसकी सूचना जब तक रानी चेन्नप्पा को मिली, तब तक अंग्रेज किले को घेर चुके थे। रानी ने अपनी जनता से कहा कि जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद है, तब तक कित्तूर को कोई नहीं ले सकता। रानी चेन्नम्मा ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। अंग्रेजों ने कित्तूर के कुछ लोगों को डाल बनाकर धोखे से रानी को पकड़ लिया और बेलहोंगल के किले में कैद कर लिया, जहां पर 21 फरवरी 1829 में उन्होंने आखिरी सांस ली। भले ही चेन्नप्पा आखिरी लड़ाई में हार गई, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। सही कह रहे हैं। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल वहां पर कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। अच्छा। उनके सम्मान में नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। आज भी कित्तूर का राजमहल गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मौजूद है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा नंबर यार, 4, बहुत अच्छा। रानी रुद्रमा। यह भारत के इतिहास के कुछ महिला शासकों में से एक थी। रानी रुद्रमा देवी का जन्म 1559 में काकतीय राजवंश में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति देव था। ये काकतीय राजवंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। रुद्रमा देवी के पिता गणपति देव को कोई पुत्र नहीं था, उनको केवल 2 पुत्रियां ही थी। इसलिए गणपति देव ने रानी रुद्रमा देवी को एक राजकुमार के भांति पालन पोषण किया और उन्हें युद्ध की सभी कलाओं के बारे में सिखाया। अपने पिता की मौत के बाद रुद्रमा देवी ने ही शासन किया था। रुद्रमा देवी ने मात्र अपनी 14 वर्ष की उम्र में ही रुद्रदेव के नाम से शासन करना आरंभ कर दिया। लेकिन रुद्रमा देवी के काकतीय सिंहासन पर बैठने पर झगड़े और विरोध प्रदर्शन हुए। देवगिरी के यादवों, कलिंग के गंगू और तमिलनाडु के पांड्यों जैसे कुछ लड़ाकू पड़ोसी उन्हें एक कमजोर शासक मानते थे, परंतु उन्होंने डटकर चुनौतियों का सामना किया और यह साबित कर दिया कि वे पुरुष उत्तराधिकारी से कम नहीं थी। वह पुरुषों की तरह ही रहने लगी और रुद्रदेव के नाम से शासन करने लगी।
अपने शासनकाल के दौरान अपने राज्य में उन्होंने कई शिलालेख में अपने पुरुष का नाम ही उल्लेख करवाया था। वह भारत में सम्राटों के रूप में शासन करने वाली बहुत कम स्त्रियों में से एक थी। रानी रुद्रमा देवी का विवाह चालुक्य वंश के सदस्य वीरभद्र से हुआ। यह विवाह उसके पिता द्वारा क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के लिए एक राजनीतिक विवाह था। वीरभद्र वास्तव में रुद्रमा देवी की अनुपयुक्त था और उन्होंने रुद्रमा देवी के प्रशासन में कोई भूमिका भी नहीं निभाई थी। वीरभद्र से रुद्रमा देवी को 2 बेटियां हुई। शादी हो जाने के बाद रानी रुद्रमा देवी की जिंदगी कुछ ही समय तक अच्छी चली, क्योंकि उसके बाद वीरभद्र की मौत हो गई। काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में उनके कई मित्र राष्ट्रों ने महारानी रुद्रमा देवी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, बल्कि इसके अलावा उसका ज्यादा विद्रोह ही किया। शासन करने के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब काकतीय साम्राज्य पर दुश्मनों ने एक योजना के तहत हमला कर दिया और दुश्मनों के द्वारा काकतीय साम्राज्य को धीरे धीरे घेरना आरंभ कर दिया। यादव शासकों और देवगिरी शासकों ने रानी रुद्रमा देवी के साम्राज्य पर हमला कर दिया, परंतु इस बार भी रुद्रमा देवी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और उन्होंने दुश्मनों की सभी चालों को नाकाम कर दिया। वह हमेशा काकतीय साम्राज्य की डाल बनकर उभरी। रुद्रमा देवी ने अच्छे प्रशासन, अच्छी न्याय व्यवस्था, प्रशासकों में समानता और शांति का प्रसार करते हुए अपने शासनकाल को 4 दशकों तक सफलतापूर्वक सुचारू रखा था। यही कारण है कि उनके शासनकाल के दौरान इतिहासकारों ने आंध्र के इतिहास में इसे स्वर्णिम काल का रूप बताया था। इस साहसी महारानी की मौत अंबादेव से लड़ते हुए संभवतः 1289 में हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनकी मौत 1295 ईस्वी में हुई थी। उनकी मौत के पश्चात उनकी बेटियों में से एक के पुत्र प्रताप रुद्र ने राजगद्दी संभाली। महारानी रुद्रमा देवी ने वारंगल किले के निर्माण को पूरा करवाया था, जिसका निर्माण उनके पिता ने आरंभ किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोलकुंडा के किले का निर्माण महारानी रुद्रमा देवी के हाथों से ही शुरू किया गया था। भारतीय इतिहास में काकतीय राजवंश की सबसे प्रमुख महिला शासिकाओं में रानी रुद्रमा देवी को गिना जाता है। यहाँ तक कि रुद्रमा देवी के जीवन से प्रेरित होकर फिल्म निर्माता गुणशेखर ने रुद्रमा देवी के जीवन पर फिल्म भी बनाई है। अल्लू अर्जुन, राणा दग्गुबाटी, प्रकाश राज और कृष्णम राजू के साथ एक तेलुगु फिल्म रुद्रमा देवी में अनुष्का शेट्टी ने रुद्रमा देवी की भूमिका निभाई है। नंबर 5, रानी दुर्गावती। भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी रानी दुर्गावती। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ। दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती के समय में लड़कियों को तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन दुर्गावती ने ये सभी प्रकार की चीजें सीख ली। रानी दुर्गावती का जिक्र अबू फजल ने अकबरनामा में भी किया है। उन्होंने लिखा है, वो बंदूक और तीर से निशाना लगाती थी, वो नियमित शिकार खेलने जाया करती थी। रानी दुर्गावती की सुंदरता और शौर्य के चर्चे समस्त भारतवर्ष में फैलने लगे थे। 18 की उम्र में ही सन 1542 में रानी दुर्गावती का गोंड राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह के साथ विवाह कर दिया गया। पहली बार किसी राजपूत राजकुमारी का विवाह गोंड घराने में हुआ था। रानी दुर्गावती को विवाह के 1 वर्ष बाद ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम नारायण सिंह रखा गया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपति शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय पुत्र वीर नारायण देव था। इस मुश्किल घड़ी में रानी दुर्गावती ने हिम्मत नहीं छोड़ी और 3 वर्षीय बेटे को सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने गोंडवाना की बागडोर संभाल ली। रानी ने अपने राज्य की सीमाएं कई गुना बढ़ाई। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ किले से स्थानांतरित कर चौरागढ़ किले को अपनी मुख्य राजधानी बनाया, क्योंकि चौरागढ़ किला चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और जंगलों एवं नदी नालों से घिरा होने के कारण बहुत ही सुरक्षित था। सन 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के साम्राज्य गोंडवाना पर हमला किया, यह सोचकर कि वह एक महिला शासक है और उसका राज्य आसानी से छीना जा सकता है। किंतु रानी दुर्गावती के मजबूत इरादों और गजब की लीडरशिप के कारण उसकी पराजय हुई। इस विजय से रानी की कीर्ति आगरा तक पहुंच चुकी थी। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था।
इसलिए अकबर ने कूटनीतिक चाल चली और रानी दुर्गावती के पास एक संदेश भेजा कि रानी के प्रिय सफेद हाथी यानी कि सरमन को और उनके वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजे। लेकिन रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस बात पर चिढ़ते हुए अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने सेना की कमान संभाली और सेना लेकर रानी मुगलों पर टूट पड़ी। उसका शौर्य देखकर मुगल भी चौंक गए थे। इस युद्ध में आसम खां बुरी तरह पराजित हुआ। इस हार से अकबर बुरी तरह तिलमिला गया था और हार के अगले ही दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर से हमला बोला। रानी दुर्गावती और उसकी सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया, लेकिन उस दिन रानी का पक्ष थोड़ा दुर्बल था और किस्मत का भी कम ही साथ था। इसलिए रानी ने अपने पुत्र नारायण को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया और खुद युद्ध लड़ती रही। तभी अचानक से एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका, लेकिन उसके बाद दूसरा तीर उनकी आंख में लगा। रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। जब रानी दुर्गावती को लगा कि वो अब युद्ध नहीं कर पाएंगी, तब उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि वह अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दे, परंतु उनका वजीर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार अपने सीने में उतार ली और वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जीते जी मुगलों के हाथ नहीं आना चाहती थी। दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे। इनमें से रिएक्शन टाइम गाइस। रिएक्शन करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे एक और यूट्यूब चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मेरा उस चैनल को भी ज्वाइन करना जाते हैं तो जा सकते हैं। अब रिएक्शन करते हैं गाइस। रिएक्शन करने से रियल रिएक्शन करते हैं गाइस। रिएक्शन ये है गाइस के अगर औरत बनती है ना, औरत की हुकूमत फैलती है, औरत कहते कोई नहीं बनती है, मैं कोई नहीं कहूँगा, कोई शहजादी बनती है तो लोगों को इतराज़ ही होता है। जब वो शहजादी से किंग भी बनती है ना तो लोगों को इतराज़ होता है। लोग कहते हैं भाई ये हुकूमत नहीं चला सकती, फलाना नहीं कर सकती, फलाना नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि भाई हम चला सकते हैं। और उन्होंने जंगें भी लड़ी, उसके साथ साथ हुकूमत के साथ साथ उन्होंने आगे जंगें भी लड़ी हैं गाइस। और नंबर 2 पे जो अकबर बादशाह वगैरह है, इनके लिए भाई एक वो था, क्या कहते हैं, अगर जिंदा होते तो इनके लिए एक वो सुझाव था कि एज अ मुस्लिम हम कभी औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते। हमने बेफजूल में जंग की उनसे, बेफजूल में नहीं करनी थी जंग, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम कभी भी औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते भाई, कभी औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते, चाहे वो जंग के अंदर हो चाहे जैसा भी नंबर, हम एज अ मुस्लिम औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन आपने क्या, इस वजह से आप जंग हारे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जंग हारे आप। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आया कि आप जंग हारे। वैसे वो बहुत बहादुर औरतें थी और उन्होंने अपनी सल्तनत फैलाई। अपने हस्बैंड के मरने के बावजूद बहुत आगे तक ले गई। उन्होंने बहुत जंगें लड़ी। मुझे ये सब कुछ सुन के गाइस मुझे बड़ी मज़े की लगी गाइस वीडियो। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी गाइस मुझे लाजमी कमेंट में बताना। आपसे मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।